हिमांशु भाई, आपने बताया था कि आपके एक कलीग हैं जिनके साथ ना कुछ बहुत ही स्केरी हुआ है। जी। क्या हुआ है भाई? तो क्या था कि ये फरीदाबाद में रहते हैं ये लोग। तो ये मेरे साथ मतलब रहते हैं, तो ये मतलब मेरे साथ ही जॉब करती थी ये। जिंदा अभी ठीक है, मतलब ये मत समझना मर गई। तो क्या हुआ था, ये जब गांव गए थे अपने, अयोध्या रहते हैं ये लोग, तो इनकी कोई मौसी वौसी की शादी थी। तो क्या होता है शादी में मतलब जो इनका घर था ना, घर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था कि फ्रंट में मतलब जैसे घर है, बैक साइड में घर है और फ्रंट में थोड़ी सी वो गैलरी टाइप की नहीं होती, मतलब आंगन कह लो उसे, आंगन होता है। आंगन टाइप का। और फिर उसी के साथ साथ स्टेयर्स थी ऊपर चढ़ने के लिए, छत के लिए। तो वहाँ पे क्या सीन होता है, ये लोग शादी वादी पूरी निपटाते हैं। तो शादी में एक रिचुअल आपने देखा होगा, मोस्टली लड़कियों के साथ क्या होता है, बाद में जब वो विदा करते हैं ना उसको, तो घर की सारी लेडीज हैं वो हमारे यहाँ होता है, पता नहीं बाकियों के यहाँ पे क्या, तो उसके यहाँ पे भी ऐसा होता था कि नज़र उतारते हैं लड़कियों की, पूरे पैर से लेके सर तक की नज़र उतारी जाती है। तो उसके यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब शादी वादी करके विदा विदा मतलब वो कर दी, घर घर पे ही शादी करी थी, ऐसा कुछ था कि घर पे ही शादी कर रखी थी। तो काफ़ी बड़ा घर था, तो कोई ऐसे दिक्कत परेशानी भी नहीं हुई। तो सारे परिवार वाले ऐसे ही अपना काम धंधे में लगे पड़े थे। अब विदाई हो के जस्ट वो लड़की अपनी मतलब और जो उसकी बुआ हुआ की बेटी बेटी थी उनके साथ आई घर पे। अब उसको किसी ने कुछ सामान लाने को छत पे जाके कुछ सामान लेके आना था। अब वो छत पे गई, छत से वापस आई, तो वो देख रही है नीचे उसकी जो जो स्टेयर्स है वहाँ पे कोई लेडीज बैठी है, ऐसे मुंह नीचे करके, सफ़ेद मतलब सफ़ेद सा कुछ पहन रखा है उसने, मुंह नीचे करके बैठी और रो छत रही के है। ऊपर? नहीं, स्टेयर्स में। अच्छा, स्टेयर्स स्टेयर्स में में। बीचों बीच में। तो स्टेयर्स भी कुछ ऐसी थी ना कि मान लो ये दोनों साइड से कवर्ड है वो, और बीच में से स्टेयर्स है। समझ गया। तो कोई अगर वो कोई वहां पे बैठा हुआ है ना, तो नीचे किसी को दिखाई नहीं देगा, ऐसा सीन था। अब वो वहां पे बैठ के वो लड़की रो रही है, मतलब जो भी है वो स्टेयर्स के बीच में बैठ के रो रही है। अब ये उस टाइम पे ये जो लड़की थी ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब अभी भी इसकी एज मेरे ख्याल से 19 या 20 के आसपास ही होगी। तो ये जो लड़की थी उस टाइम पे थी 14-15 साल के आसपास की। तो वही बच्ची बच्ची होती है थोड़ा, मतलब बच्चे बुद्धि थी थोड़ा। अब ये इसने क्या करा, इसने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि भाई यहाँ क्या कर रही है, चल नीचे चल, कौन आप ऐसे रो क्यों रहे हो, नीचे चलो। चलो विदाई हो गई। उसको लगा विदाई में गम के मारे रो रही होगी, कोई रिश्ते में ही आती होगी। अब भाई गांव के है और वो लड़की भी बच्ची थी, हर किसी को तो पहचानती नहीं है। तो उसने बोला चलो चलो आप मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ लिया उसने। अब उसने तब तक अपना मुंह नहीं दिखाया, तो वो ऐसे मुंडी नीचे करके रो रही है। इतने में पीछे से उसकी मौसी आती है, दूसरी बड़ी वाली, मतलब मम्मी की बड़ी बहन आती है। वो देखते वो कह रही है तू किससे बात कर रही है? तो वो कहती है ये बैठी है ना, इनसे बात कर रही हूँ। ठीक है, वो भाई साहब उसकी मौसी घबरा गई, क्या सीन है। इतने में वो जो थी उसने अपना मुंह ऊपर किया और उसका हाथ पकड़ लिया उस लड़की का। वो फिर भी बच्ची थी, उसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, हो क्या रहा है? हो क्या रहा है। अब उसकी मौसी को तो अंदाजा हो गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसकी यहाँ से उसकी मौसी भाग के गई, उसकी मौसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी नीचे, लेकिन वो खींच ही नहीं रही। उसकी मौसी को कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे कौन है क्या नहीं है, उसको दिख रहा। अब वो जैसे तैसे उसको खींचने में लगे पड़े बहुत ज़ोर से, मतलब उसको लड़की को खींचा गया। फिर पीछे से एक दो लोग और भी आ गए कि भाई क्या कह रही। अरे फिर इतने में वो बच्ची थी रोने होने लग गई अपना। अब वो रोते रोते एकदम से वो हो गई बेहोश, बेहोश हो गई। फिर बाद में जब उसकी मौसी, मतलब जब वो उसको होश आया, मतलब 1-2 घंटे बाद, तो उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था। उसने कह रही मौसी मैं तो छत से वो सामान लेके आ रही थी, किसी ने मतलब किसी ने मंगाया होगा, तो मैं सामान लेके आ रही थी, जैसे ही नीचे पहुंची मेरे को वहाँ पे कोई सीढ़ियों पे रोती हुई दिखी सफ़ेद, उसमें मेरे को लगा होगी कोई रिश्तेदार होगी ये वो। उनकी मौसी ने कहा चुड़ैल थी वो। कह रही चुड़ैल थी वो। कह रहे वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम पे मैं आ गई, नहीं वो तेरे को साथ ही लेके जाती। और फिर इस तरीके से वो बची जाके। ओ भाई। हालांकि उस पे पोजेशन नहीं कर पाई वो, बट उन्होंने देखा, उनको उसने फील किया। भाई साहब उसने वो बता रही थी कि उसने मेरे को
ऐसे हाथ से पकड़ के ना, कह रही एक तरफ से मुझे 4-5 लोग खींच रहे हैं, एक तरफ से वो अकेले मेरे हाथ को पकड़ के, कह रही हवा में उठा दिया था उसने मुझे। कह रही ये सीन हो गया था, कह रही वहाँ पे। और जब कह रही मेरी उसकी शक्ल पे नजर गई, कह रही मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई उसी टाइम में। क्या था शक्ल पे ऐसा? मतलब डरावनी सी शक्ल होगी ना कुछ। कह रही जैसी मेरी शक्ल पे नजर गई, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। कह रही मैं तो बेहोश ही हो गई थी उस टाइम पे वहाँ पे। मैंने उससे पूछा भी था बाद में कि मैंने कहा तेरे को उसके बाद कुछ वैसा फील नहीं हुआ उसके साथ, मतलब कि कभी वो दिखी हो कुछ हो? कह रही नहीं, उसके बाद तो खैर कभी नहीं हुआ। मतलब उसके बाद कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगा, लेकिन वो आई थी वहाँ पे। क्या होता है ना यार विकास भाई, ये जो एंटिटीज होती है ना, ये आती ही आती हैं। जो शादी का आपका टाइम होता है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है कि ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं आपके पास। चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहानी ही बताता हूँ। ये मेरे दोस्त के चाचा के साथ की कहानी है। इसमें आपको पता चलेगा हमारे जो मंत्र होते हैं ना, जो सनातन धर्म के अंदर जो मंत्र होते हैं, उनकी शक्तियाँ कितनी बड़ी होती है। जी भाई बताइए। तो क्या हुआ था, ऐसी शादी थी, एक शादी थी। वो जो चाचा मेरे दोस्त के जो चाचा थे, उसकी शादी थी। वो बंदा 6 फुट 4 इंच का बंदा, अच्छा खासा गांव का तगड़ा पहलवान बंदा। उसको मतलब कोई ऐसे किसी की सुनता ही नहीं, कोई मतलब कुछ भी बोले कि अरे हाँ जाओ देख लेंगे ये वो, इस टाइप का, मतलब अपना मौज मस्ती वाला बंदा था वो। तो शादी से पहले ना कुछ 1-2 दिन पहले हाथ में कुछ बांधते हैं पीला पीला सा, वो है ना, 1 हफ्ते पहले कि भाई इसको बंधने के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, वो कंपलसरी होता है कि भाई ये अगर तुमने बांध लिया हाथ में तो इसके बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो क्या होता है, ऐसे ही उसके हाथ में वो बन जाती है, तो उसको फिर मना कर दिया जाता है कि भैया तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना। इतने में कुछ 1-8 दिन हुआ होता है वो बंधे हुए। उसका एक दोस्त आता है, कहता है यार चल ये वो कुछ काम से उसको बाहर ले जाने के लिए वो बोलता है कि यार, पहले तो वो उसको समझाता है, फिर वो कहता है मैं छोड़ना क्या ये सब मानना है, छोड़, ये तो घर वाले तो बोलते ही रहते हैं। वो निकल देता है, निकल जाता है। तो वो ऐसी भाई गांव का इलाका था भाई, गांव में तो खुले में हर कोई टॉयलेट कर देता है, ऐसे कोई वहाँ पे वो नहीं होती। तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसको ऐसे आते जाते एक पेड़ था वहीं पे उसने टॉयलेट कर दी। उसको भी इतना कोई ध्यान नहीं रहा था कि भाई मेरे को नहीं करनी चाहिए, या फिर हो जाता है कई बार इंसान का दिमाग ना इस टाइप से काम करने लग जाता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। सोचते हैं कि इसका कुछ विपरीत भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब भाई साहब शादी का दिन आ गया, मतलब उस कुछ नहीं हुआ, उसको घर आया, वो नॉर्मल रहा, 1-8 दिन 2 दिन नॉर्मल रहा। शादी का दिन आया, बढ़िया नॉर्मल शादी भी हो गई। अब वो जैसे ही 1-8 दिन के जो फंक्शन होते हैं घर के, उसके बाद जैसे ही वो इंटीमेट होने के लिए अपनी वाइफ के रूम में गया, भाई साहब उसकी वाइफ को उसने लात मार के नीचे फेंक दिया। लात मार के नीचे फेंक दिया। जैसे उसकी वाइफ आ दह थप्पड़ मारे जाए कि भाई मेरे से दूर रह, मेरे से चिपक मत, जान से मार दूंगा तेरे को ये वो। अब भाई एक दिन उसकी मतलब उसकी बीवी को हुआ यार ये क्या बात हो गई, मतलब कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, एकदम से बेड पे आते ही ये क्या सीन हो गया। तो भाई किसी को भी डाउट जाएगा है ना कि ये नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, कि बंदा सुबह से शाम तक एकदम नॉर्मल हंसी मजाक कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, रात को जैसे अब ये बेड पे आई हूँ तो ये ऐसे कर रहा है। तो उसको लगा यार कहीं सपने वपने में ना हो ये, या फिर कोई एकदम से इसको कुछ वैसे ना हो गया, कोई दिक्कत परेशानी ना। उसने पहली रात तो नॉर्मल छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। और लेकिन उस लड़की के मन में ना वो हो गया था कि यार ये इस तरीके का बंदा तो नहीं है कि औरतों पे मतलब मारने वाला इस टाइप का कुछ हो। फिर अगले दिन वो फिर गए, फिर उसके साथ दिन भर हंसी मजाक कर रहा है। रात को जैसे ही बेड पे पहुंचे, लात मार के बेड से फिर नीचे फेंक दिया, मेरे से चिपक मत, दूर हो जा, जान से मार दूंगी तेरे को। ठीक है, अब उसने कहा जान से मार दूंगी। उसने कहा यार ये गलत सीन है। उसने उसी टाइम उसके घर वालों को उठाया, सारी चीज़ें बताई कि भाई ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अब भाई अंदर गए तो वो फुल मतलब आंखें बंद करके ऐसे लेटा पड़ा, और फुल इस पोजीशन में है कि जैसे प्रॉपर कोई इंटीमेट हो रहा है उसके साथ, इस तरीके से। ठीक है,
अब भाई क्या सीन होता है, अगले दिन सुबह उठता है, उससे पूछते हैं भाई तेरे को क्या हुआ रात को, तू ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों मार रहा है लड़के। कह रहा है पागल हो रहे हो क्या, मैं क्यों मारूंगा। कह रहा मैं क्यों मारूंगा, मेरे को क्या मतलब, और मैं मारूंगा क्यों। और बताता भी है कि रात को तो हम बढ़िया इंटीमेट हुए हैं। अरे वो कह रहे साला इंटीमेट, मेरे को तू बेड पे बैठने नहीं दे रहा, तो इंटीमेट की बात कर रहा है। तो वो उसको पूरा सिनेरियो बताती है कि रात को क्या क्या सीन हुआ। कह रहा हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर बहुत मतलब आसपास में कोई भी जो उनके मतलब कुलूल के जो होंगे ना खास पंडित, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया। फिर मतलब देवता वेवता आते थे शायद उनमें, तो उनसे पूछा गया कि भैया क्या सीन है। तब उन्होंने बताया कि भैया इसके साथ एक चुड़ैल लग चुकी है। कह रहे जब ये शादी के इसके हाथ में वो बंध गया था, इसको मना किया था घर से बाहर मत निकलिए, पहले तो ये घर से बाहर निकला। उसके बाद जाके इसने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करी, वहां पे एक चुड़ैल थी, अब वो लग गई है इसके साथ और वो लेके ही जाएगी। उन्होंने कहा, कह रहा महाराज बचा लो इसको। ऐसे कह रहा बचाना, कह रहा मतलब ही नहीं बनता, कोई इस धरती की कोई शक्ति नहीं बचा सकती इससे। उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों। उसने कहा कि जब इसकी शादी हुई है ना, तो शादी में जब इसने फेरे लिए हैं, तो जो मंत्रों की जो शक्ति थी ना, उसकी आत्मा और इसकी आत्मा मिल चुकी हैं, बंध चुकी हैं आपस में। शादी में मतलब वो भी प्रेजेंट थी, वो इसके साथ उसी टाइम से लग गई थी। जब इसने टॉयलेट करी थी ना, वो उसी टाइम से इसके साथ चिपट गई थी। इसको पता नहीं था वैसे, लेकिन वो बंद कब गई इसके साथ, जब वो मंत्रों की शक्तियां हुई ना और फेरे पड़े गए। वो भी साथ में, उसने भी, चुड़ैल ने भी फेरे लिए, तो वो इसके साथ मंत्रों की शक्तियों से बंध गई। अब भाई साहब ये आए, अब जब सबको पता चल गया, तो उसने अपना अग्रेशन एक्चुअल में दिखाना चालू कर दिया। घर पे बैठे बैठे भाई, वो मैं बता रहा था, कह रहा इतना भारी बेड था, पहले के बेड कैसे होते थे, कितने हैवी हैवी बेड होते थे भाई साहब। यूं ऐसे बेड को तो एक हाथ से उठा दे रहा वो बंदा, क्या है जिसको उठाने के लिए कम से कम 2-2 3-3 4 बंदे चाहिए, उस बेड को एक हाथ से यूं उठा दे रहा। कह रहा ऐसे ऐसे सीन देखे वहाँ पे। कह रहे फिर उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद वो मर ही गया। इतना पतला हो गया था शरीर से जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब वो साथ ही ले ही गई, वो नहीं छोड़ा। ये लगभग कितने साल पुराना होगा किस्सा? ये या वो मेरा जो दोस्त है वो मेरी एज का ही है, तो वो उस टाइम पे 4-5 साल का था जब ये सारा सीन हुआ था जी। तो मतलब ये मान सकते हैं कि लगभग 22-23 24-25 साल पुराना। 24-25 साल पुराना। लगभग 2000 के करीब का किस्सा है ये। जी भाई, इसके अलावा भाई आपने बताया था कि ये तो हो गई आपकी एक कलीग और आपके एक दोस्त के साथ, आपने बताया था कि आपके साथ भी कुछ क्या, आपके साथ तो काफ़ी हुए, मल्टीपल आपके साथ एक्सपीरियंसेस मल्टीपल तो हुए हैं, लेकिन वो शायद बताना सारी बातें ठीक रहेंगी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं उनमें से कुछ तो नीचे बता चुका। हाँ, वो रिपीट करना तो सही नहीं रहेगा। बाकी तो एक ना एक मेरे साथ का किस्सा है, अभी हाल ही का ही है, उसका मैं आपको अभी एक प्रूफ भी दिखाऊंगा। जी भाई। तो सीन क्या हुआ कि ऐसी मैं मेरे दोस्त हम सारे ना ऐसी रात को थोड़ा पार्टी वार्टी का प्लान बना, हम सारे गए अपना नॉर्मल समझ रहे हो ना, ठीक है। तो पार्टी वार्टी करके आए अपना नॉर्मल, मैं घर पे आया तो मैं ना पंडित हूँ, तो मैं जनेऊ वनेऊ पहनता ही हूँ, जनेऊ कलावा ये तो नॉर्मली पहनता हूँ। तो जनेऊ पहनने से पहले सीन क्या होता है, इसको पहले मंत्रित किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, उसके बाद जाके पहनी जाती है। तो इससे हमारे ऊपर ना कई सारी प्रोटेक्शन रहती है कि जैसे कोई नेगेटिव सोल इतनी जल्दी हम पे हावी नहीं हो पाती। तो सीन क्या हुआ, उस दिन मैं घर पे घुसा, तो घर के जो मेन गेट होता है ना, तो उसमें जो कुंडी लगी हुई थी, तो मेरे अंदर आदत क्या है, मैं अपने रूम में जाता हूँ ना, मतलब अपने रूम में रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऊपर से कुछ पहनता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ही मतलब ऐसे रहता हूँ। तो वो जनेऊ वैसे ही लटकी रहती है। तो जो मेरे रूम वाला जो गेट है, वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा, तो उसमें ना कुंडी लगी हुई है, तो वो कुंडी में अटक के जनेऊ अटकी और वो टूट गई। ठीक है, अब वो जनेऊ टूट गई, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब रात को तो जनेऊ पहन नहीं सकते। अब क्या सीन किया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेट जाता हूँ। अब भाई खाना पीना खाया अपना, बढ़िया आराम से लेट गया। अब जैसे मान लो बेड पे ऐसे सीधा लेटा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरी जो बेडशीट होगी
या तो वो राइट साइड को गिरेगी या लेफ्ट साइड को गिरेगी। वैसे बड़ा बेड है मेरा, तो या तो राइट साइड में गिरती या लेफ्ट साइड में गिरती। रात को 1:45 बजे के आसपास की बात है, मेरी आंख खुलती है, मेरे ऊपर बेडशीट नहीं है। अच्छा। ठीक है, और मतलब आपने स्लीप पैरालिसिस तो सुना ही है जी। तो वो होता है ना, तो बंदा यूं इस पोजीशन में होता है सीधा। ठीक है, मैं ऐसे एक साइड को, राइट साइड को टर्न होके लेटा पड़ा हूँ और मेरे हाथ पैर पूरे अकड़े पड़े हैं, पूरे अकड़े पड़े हैं, मतलब हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ना मैं कुछ मुंह से बोल पा रहा हूँ, मेरे पैर पूरे मुड़े पड़े हैं और मतलब मैं टर्न भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं टर्न हो पा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल वो हो गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया। ठीक है, बहुत मतलब मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था, मैंने कहा यार ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। फिर मैंने जय बजरंगबली, जय, मतलब बोला नहीं जा रहा है मुझसे, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ऐसे ऐसे धीरे जय बजरंगबली बोल रहा था मैं। ठीक है, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ऐसे बोलते बोलते धीरे धीरे आवाज़ खुली, फिर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब मम्मी पापा को उठा नहीं सकता था। ठीक है, जय बजरंग, मतलब बहुत जोर जोर से, फिर जय, मतलब जय, फिर मेरे धीरे धीरे हाथ खुलना चालू हुए, हाथ खुले पूरे, मतलब फिर मेरी बॉडी स्ट्रेट हुई, फिर मैं टर्न भी हो पाया नॉर्मल। फिर देखा बेडशीट, मतलब वो जो मेरी जो कंबल ओढ़ रखा था मैंने कहा ये कहाँ गया। इधर देखा, मेरे को लगा नीचे गिरा होगा। बेड, जैसे बेड में एक साइड पे सोता हूँ मैं बैठ के, तो मुझे लगा इस साइड जमीन है तो इस साइड गिरा होगा। देखा वहाँ पे बेड वो है ही नहीं कंबल। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। उठा, मैंने लाइट जलाई, देखा मतलब यार पैर के बिल्कुल उस तरफ गिरा पड़ा है जैसे ये पैर है, यानी कि वो तो किसी ने हटा के ऐसे रखा हो। हाँ सॉरी। ठीक है, मतलब पैर के उस तरफ गिरा पड़ा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहा मैं भाई रात को मैं अपना कंबल तो हटाऊंगा नहीं, सर्दियों का समय चल रहा है, मैं अपना कंबल हटाऊंगा तो ही नहीं, कोई भी नहीं हटाता सर्दियों में, तो बल्कि ओढ़ लो जितना ओढ़ सकते हो। और भाई जिस तरीके से आपने बताया कि आप अपने रूम में किस तरीके से रहते हो, हाँ, ऊपर कुछ नहीं पहनते हो, कुछ नहीं पहनता मैं, उसमें तो भाई कंबल तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने कहा यार ये क्या सीन होगा। चलो अब फिर मैं ना उस टाइम पे सीन क्या हुआ ना, कंबल उठाया, गुस्से में जय श्री राम बोल रहा था मैं, कंबल रखा, लाइट बंद करी, मैंने साढ़े तेरे को सुबह बताता हूँ। उससे कह रहा हूँ साढ़े तेरे को सुबह बताता हूँ, रुक तू। अब उसके बाद पता है हमारे यहाँ पे क्या सीन होता है, जैसे मेरे साथ ना कई नेगेटिव एंटिटी आ जाती है, मेरे को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, कई नेगेटिव एंटिटी मेरे घर तक आ जाती है, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं कर पाती, और अंदर एंटर भी कर लेती है ना, तो मेरे पिताजी के अंदर जो एनर्जी है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब वो एनर्जी मेरे तक पहुंचती ही नहीं है, मतलब मेरे को पोजेस करना तो बहुत, लेकिन उस दिन गलती ये हो गई कि वो जनेब टूट गई मेरी, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वरना जब तक जनेब पहने रहता हूँ मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं होता। तो मतलब क्या होता है मेरे साथ, जैसे कई बारी नेगेटिव एंटिटी कई बारी आ जाती है, हम लोग यार इतना ध्यान नहीं देते, कहीं भी कुछ भी कर दिया, कहीं भी चले गए, है ना, तो कई चीज़ें आ जाती हैं मेरे साथ, मेरे को तो इफेक्ट नहीं कर पाती वो। और क्या होता है इनका, ये देखती है ना कि आपके घर पे जो सबसे पावरफुल चीज़ है, तो ये सबसे पहले अटैक करने उसके पास जाती हैं। क्योंकि आप जैसे मेरे घर पे अभी पिताजी हैं, पिताजी के अंदर नरसिंह देवता आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर इन चीज़ों को पता होता है कि भाई ये बंदा बचा सकता है, अगर इसको कुछ हो गया या मैं इसको पसेस करूंगी तो ये बंदा 1 मिनट में मेरे पे हावी हो जाएगा, तो वो मुझे अटैक करने से पहले वो उनको अटैक करती हैं, ताकि कोई दूसरा इसको बचाने लायक कोई होना। और जब वो उनको अटैक करती हैं तो वो उनकी शक्ति देख के वो अपने आप ही भाग जाती है। तो वैसे कई बारी ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें मेरे पे हावी भी हो जाती है, मतलब ऐसे कुछ वैसे नहीं, मेरे को कुछ फील नहीं होता वो चीज़ें। ठीक है, हावी मीन्स ऐसे हो जाती हैं कि मेरे पिताजी को पता चल जाता है, जैसी कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ एंटर करती है हमारे घर के अंदर या कुछ भी, वो जैसे ही सोएंगे ना पिताजी, उनको पता चल जाएगा कोई चीज़ है, वो रात को उठाते हैं मुझे। कई बारी ऐसा सीन होता है कि कोई चीज़ मेरे साथ आ जाए, मुझे तो फील नहीं होती, वो पापा को फील होती है, फिर रात को पापा उठते हैं, मेरे सर के ऊपर से माचिस घुमा के बाहर फेंकते हैं,
फिर जाती है वो। कई बारी जब उन सब चीज़ों से भी नहीं जाती तो अगले दिन उनको खिचड़ी देनी पड़ती है। मतलब वो खिचड़ी फूकते हैं मेरे ऊपर, मारते हैं खिचड़ी से। कि क्या होता है, मैंने पूछा था पापा से एक बार कि पापा ये क्यों करते हो, तब वो बताते हैं कि जैसे कई बारी क्या होता है, तुम ध्यान व्यान देते नहीं हो इतना, किसी भी चौराहे से आ गए चले गए, वहाँ पे क्या पड़ा है नहीं पड़ा, तुम लोगों को इतनी परवाह होती नहीं है, तुम आँख बंद करके आ जाते हो। अब तुम्हारे साथ कई बारी नेगेटिव एंटिटीज़ आ जाती हैं, और ये जो चीज़ें होती है भूखी, है ना, इनको भूख लगी रहती है, क्योंकि ये कई उससे मतलब भूखे रहते हैं ये लोग, तो इनको चाहिए होता है खाना, कि कोई हमें खाना दे। तो ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे साथ आ जाते हैं। तुम्हारे को देखा, तुम्हारा उस टाइम पे ऑरा शायद वीक हो रखा होगा, तो ये तुम्हारे साथ आ जाते हैं। फिर ये इनको खाना देना पड़ता है। क्या फिर वो खिचड़ी को जो फूक के देते हैं ना पापा, मेरे ऊपर से झाड़ते हैं, फिर उसको एक पन्नी में भर के चौराहे में फेंक के आते हैं कि ये सारी चीज़ें भैया तू जहाँ से आया वहाँ ही निकल जा चुपचाप। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आपके साथ तो होती ही रहती हैं। और आपके मतलब पिताजी हैं जो मेरे को ऐसे फर्स्ट टाइम फील हुई थी, जो मैंने अभी ये चीज़ बता रहा हूँ ना, जो मेरा बिल्कुल वो हो गया था। और फील भी मेरे को कोई एंटिटी ऐसे नहीं, एंटिटी फील हुई, पता नहीं मेरे को, मैं उस चीज़ को मैंने लिया उस वे में कि शायद कोई एंटिटी है। क्योंकि मैं यार एकदम अकड़ा पड़ा हूँ, मैं टर्न भी नहीं हो पा रहा, ना मेरी जुबान खुल रही है, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि स्लीप पैरालिसिस इस पोजीशन में तो नहीं होता है कि आप एक साइड लेटे पड़े हो, ज़्यादातर तभी होता है जब हम सीधे होते हैं, जब सीधे होते हो, छाती पे हाथ रखा जाए तब वो हो जाता है। लेकिन एक साइड अगर आप लेटे पड़े हो, वो तो होता ही नहीं है। तो मतलब मेरे को वो चीज़ बड़ी वियर्ड लगी। मैंने कहा यार ये क्या, लेकिन मैंने फिर भी धमकी दे दी थी उसे, मैंने 12:30 बताता हूँ तेरे को, सुबह देखूंगा। अब ऐसी एक बारी पापा का ही किस्सा बताता हूँ। तो पापा के एक फ्रेंड है जी, तो ये सफदरजंग के आसपास कोई जगह है यार, वहीं पे रहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो उनकी बीवी जो है ना, बीवी को कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो 1-1.5-2 हफ्ते सफदरजंग में भर्ती रही थी वो। तो वो मतलब कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो वो 1-1.5-2 हफ्ते के लिए भर्ती थी वहाँ पे। अब मुझे इतना याद नहीं है किस चीज़ का था। अब वो वहाँ से जिस दिन आई हैं घर पे, 2-3 दिन मतलब उनके टाँगे वाँगे सब कुछ ठीक हो गए, कुछ 1-2-3 हफ्ते में। उसके बाद से वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लग गई, सामान इधर उधर फेंकने लग गई, उल्टा सीधा अपने पति को गाली देने, और एकदम सती सावित्री टाइप की औरत अपने पति को गाली देने लग गई। आंखें लाल हो जा रही, ऊपर चढ़ जा रही आंखें बिल्कुल ही। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए वो अंकल। उनके बच्चे भी जो थे ना, बच्चे भी यहाँ नहीं बाहर रहते हैं वो, है ना, वो सिर्फ मियाँ बीवी और उनका बड़ा भाई या छोटा, हाँ बड़ा भाई और उनकी बीवी रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी नीचे वाले फ्लोर पे ये लोग रह रहे, तो वो बहुत ज़्यादा अंकल घबरा गए। उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रही है। तो हमारे में क्या होता है कि वो भी मतलब हमारे गांव के ही थे, मतलब पहाड़ी थे वो भी, गांव के तो नहीं, पहाड़ी ही थे वो भी। तो क्या होता है कई बारी पापा ना घर से बैठे बैठे भी ना कि भाई चल कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज़ हवा ववा आई होगी, तो पापा ने कहा चल मैं फूंक मार देता हूँ, यहाँ से भभूत की फूंक मार देता हूँ। तो मेरे पापा जैसे घर से बैठे बैठे भी फूंक मारते हैं ना, तो उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है मेरे पापा के अंदर कि वो बंदा वहाँ पे ठीक हो जाएगा। मतलब वो यहाँ से फूंक मारेंगे तो वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब क्या सीन होता है, पापा ने उस चीज़ को मतलब जब वो फिर भी कोई फ़र्क, कह रहे 1-2 घंटे के लिए ठीक हो गई थी, कह रहे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गई 1-2 घंटे के लिए जब तुमने वो किया होगा वहाँ से। उसके बाद फिर ड्रामे। और फिर पापा ये चीज़ हो रही थी, ये सुबह पापा ने को बताया था उन्होंने, रात को उनके साथ हुआ था, सुबह पापा को बताया उन्होंने कि भाई ऐसे, दोपहर में सुबह ही मतलब पापा ने उनको भभूत की फूंक मार दी थी। अब उसी दिन शाम को फिर उनका फिर से फ़ोन आ गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो बिल्कुल ही नहीं मान रही है, तो बिल्कुल भयंकर वाला इसने प्रचंड रूप ले लिया। पापा ने कहा यार ये तो मतलब समझ के परे ये चीज़। पापा ने कहा चलो आता हूँ मैं देखता हूँ। पापा गए भाई 3-3:30 बजे घर से गए। फिर उसके बाद रात को आए पापा 9, 9, 9:30, 10 बजे के आसपास। तब पापा ने बताया पूरा सीन।
मैं पापा से पूछा, मैंने कहा पापा हुआ क्या था, क्योंकि मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ये सारी चीज़ों को जानने में कि भाई हुआ क्या था होती है, हुआ क्या था, कैसे आपने फिर उनका हाँ सॉल्यूशन दिया? बिल्कुल। अरे सॉल्यूशन भी सुनो, कह रहे हैं मैं वहाँ पे पहुँच गया 4-4:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पे पहुँच गया। कह रहे वो जैसे ही मैं अंदर घुसा वो तिलमिला, पहले तो नॉर्मल लेटी हुई थी बेड पे, कह रहे एकदम से जैसे मैंने घर के अंदर कदम रखा वो एकदम तिलमिला उठी, बुला लिया तुमने इसे, क्या कर लेगा ये, जान से मार दूंगी इसको, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोले। मेरे पापा ने कहा अच्छा है इतनी शक्ति तेरे में कि तू मेरे को कुछ कर सकती है? अरे मार दूंगी तुमको मैं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। पापा को बोलना, पापा ने कहा अच्छा यार तू मारना तो बहुत दूर की बात है, तू एक काम कर, तेरे सामने बैठा हूँ, ये ले मेरा हाथ, सिर्फ मेरे हाथ को छू के बता दे, अगर तेरे में इतनी शक्ति है, तू अपने आप को बता रही है। वो बोल रही थी कि मैं चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं तेरे को खा जाऊंगी। पापा ने कहा तू कोई भी चुड़ैल हो, तेरे से तू तो क्या चुड़ैल है, मैंने तेरे से बड़ी बड़ी बहुत चुड़ैलें देखी हैं, तू तो छोटी मोटी सी चुड़ैल है, ले मेरा हाथ है यहाँ पे, इसको तू सिर्फ टच करके बता दे, मारना तो बहुत दूर की बात है, तू सिर्फ टच कर दे मुझे। अब भाई साहब ये चीज़ पापा नहीं बोल रहे थे, ये उनके अंदर की एनर्जी बोल रही थी। अब क्या सीन है, वो आई बेड से कूद के आई, पापा को उसने छुआ, फट से पीछे इतनी जोर उसको धक्का लगा भाई, वो इतने पापा बता रहे हैं कि जैसे मूवियों में दिखाते ना, बिल्कुल एकदम दूर जाके गए, बिल्कुल दूर जाके दीवार से सट गई और एकदम से हाथ जोड़ के बिल्कुल घुटनों पे आ गई पापा की, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, ये वो। कह रहे मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मेरे गुरु हो, ये हो। तो पापा ने कहा अब तू बता तू है कौन? तब बताती है कि ये हॉस्पिटल में आई थी सफदरजंग, मैं चुड़ैल हूँ, मेरे को मैं वहीं पे हॉस्पिटल में घूम रही थी, इसने मेरे को वो कर, मतलब ये मेरे को दिख गई, इसका मतलब इसकी ग्रह नक्षत्र जो है वो कमज़ोर है, तो मैंने इसको पजेस कर लिया। तो पापा ने कहा तूने इतने दिन से रंग क्यों नहीं दिखाए फिर? कह रहे क्योंकि ये ऑलरेडी कमज़ोर थी। अच्छा। तो मैं इसको अगर कुछ करती तो ये मर जाती बिल्कुल ही, मेरे को इसका शरीर चाहिए था, क्योंकि मुझे अपने बेटे और बहू से बदला लेना है। तो बेटे और बहू से बदला लेना है मतलब कि जी मैं रहती थी उत्तम नगर, कहीं पे बता रही थी, उत्तम नगर में रहती थी, नीचे वाले फ्लोर पे मैं रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती थी, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे वो रहते थे बहू और बेटी, मतलब बहू और बेटा। तो इन दोनों ने मिलके क्या करा, मुझे नीचे वाले कमरे में जहर दे के मार दिया। अच्छा। उस दिन से उसके बाद मेरी सारी अंतिम क्रियाओं को भी इन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया, जो जो मेरी डिमांड थी वो भी इन्होंने पूरी तरीके से उसको फुलफिल नहीं किया। और फिर मेरे को यहाँ पे मतलब जब वो हो रही होगी, तबीयत ख़राब हो गई कि भैया माँ की तबीयत ख़राब हो गई, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके आ गए, और मेरे इस बेड पे प्राण मैंने अपने त्याग दिए थे। मतलब उस टाइम तक जिंदा थी, वो घर पे तक जिंदा थी, लेकिन बेड पे प्राण त्याग दिए, और उसी बेड पे उसकी आत्मा रहेगी। तो कह रही है कि मैंने उसी टाइम जब उसके बाद में जब ये आई, कह रही और भी कई लोग आए थे, लेकिन मैं उनके शरीर को नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा उनका ऑरा वो होगा, सही होगा। कह रही इसके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र कमज़ोर थे, तो मैं इसको पकड़ लिया, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जब तक मैं अपने बहू और बेटे से बदला नहीं ले लेती। या तो तुम लोग जाओ मेरे बहू बेटे को मार के आओ, तब मैं इसको छोड़ूंगी। पापा ने कहा तू बेटा इसको अभी छोड़ेगी? पापा ने बोला तेरा कोई काम नहीं होगा, तू इसको अभी छोड़ेगी? तू हमसे एक गुना तेरे बहू बेटे ने किया, और तू हमसे भी गुनाह करवाना चाहती है? तू क्या चाहती है कि हम भी इसको जाके घर पे जाके, मतलब वो फिर से हमारे पीछे आए वो लोग हमें मानने के लिए? पागल दिख रहे हम तेरे को? कह रहे इससे तेरा कोई मतलब नहीं, तू कहाँ राजस्थान की रहने वाली है ना, तू राजस्थान की रहने वाली, ये उत्तराखंड की रहने वाली है, इसके ग्रह नक्षत्र कमजोर है, तूने इसको पकड़ा। यार तू अगर पकड़ना ही था अपने बहू बेटे को पकड़ दी। सही बात है ना, तू अपने बहू बेटे को पकड़ दी। तो कह रही है कि नहीं मैं तो ऐसे मानूंगी नहीं, मेरे को तो उनको जान से मारा। तो भैया तू जा उसके पास। मेरे पापा ने बोला तू उनके पास जा, इनको क्यों परेशान कर रही है? अब तो तेरे को खुली छूट मिल गई है। चल पहले तो तू उस बेड से बंधी हुई थी, तू वहां से निकल नहीं पा रही थी उस हॉस्पिटल से, अब तो तू बाहर आ गई है, अब तू सीधे जा उनके पास। कह रही नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती, ये वो, मतलब बहुत चीज़ें हुई उनके बीच में कन्वर्सेशन।
पापा ने कहा अब तू देख, मैं तेरा इलाज करता हूँ यार, तेरे को मुक्ति तो छोड़, तेरे को ऐसी जगह पे बंद कर दूंगा कि तू कभी ज़िंदगी में अपने आप को मतलब तर नहीं पाएगी इस चीज़ से। तो वो पहले तो बहुत गिड़गिड़ाती रही कि नहीं मुझे माफ़ कर दो ये वो। पापा ने कहा अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद 7 बजे, गर्मियों की बात है ये, क्योंकि दिन छिपने के बाद ही पूजा की जाती है कि भाई 2 घंटे बाद दिन छिप जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ, फिर देख तू। भाई साहब पापा कह रहे हैं उसमें ना दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसमें बीच में एक लाइन आती है, मतलब एक माता का जिक्र है उसमें जो इन सारी नेगेटिव एंटिटीज़ को कंट्रोल करती है। वो शायद 3रा अध्याय है उसका जी। वो इन सारी नेगेटिव एंटिटीज़ को कंट्रोल वो करती हैं। अगर जैसे आपने पहला अध्याय पढ़ा, जो भी नेगेटिव एंटिटी होगी वो तिलमिला जाएगी, दूसरे अध्याय में वो और ज़्यादा तिलमिलाएगी, तीसरे अध्याय में वो पागल हो जाएगी नेगेटिव एंटिटी। और सेम चीज़ हुई, पापा ने पूरे अध्याय पढ़े जितने भी होते हैं, सारे अध्याय पढ़े, एंड में उसने हाथ जोड़ लिए कि एक काम करो मुझे खिचड़ी दे दो मैं जा रही हूँ ये सीन एंड में खिचड़ी लेके बच गई। एंड में भाई सॉल्यूशन खिचड़ी। और फिर उसके बाद आज तक नहीं आई वो, आज तक फिर उसके बाद नहीं आई फिर वो सॉल्यूशन खिचड़ी। सॉल्यूशन खिचड़ी। खिचड़ी भी वो बना के नहीं खिचड़ी दी जाती, फूक कर नहीं तो एक चावल होते हैं कच्चे चावल, उसमें कच्ची दालें डालते हैं, उसके पहले तो वो जो पजेस होता है उसके ऊपर मारते हैं। जैसी भाई मेरे साथ तो कई बारी, जैसे मुझे तो पता नहीं चलता कि एंटिटी है या नहीं है, और फिर वो बिहेवियर में ना कई सारी चीज़ें बदलने लग जाती हैं। तो पापा को तो दिख जाता है मेरे, तो वो जब खिचड़ी मारते हैं ना ऐसे ऐसे, मतलब एक आवाज़ निकालता है छस ऐसे, इस लेवल, मतलब वो उनके अंदर की वो आवाज़, जो एनर्जी जो पापा के अंदर है वो चीज़ बोलती है ये। तो वो जब आवाज़ निकलती है ना उनकी, और जब वो ऐसे फेंक के मारते हैं भाई, पूरा शरीर मतलब रोंगटे, हर एक जगह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा एकदम से ऐसा कंपन सी छूटती है शरीर से कि कोई चीज़ निकल के गई है और बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, ऐसा सीन होता है। हिमांशु भाई यार मतलब काफ़ी अलग और काफ़ी नया एक्सपीरियंस रहा ये तो, मतलब ऐसी स्टोरीज ऐसे इंसिडेंट्स तो मैंने नहीं सुने हैं। और नो डाउट ये सफदरजंग के आसपास का ही आप बता रहे हो। सफदरजंग के अंदर का है ये, अंदर का। वो जो एंटिटी ने पोजेस किया था वो सफदरजंग के अंदर की थी वो किसी और को नहीं कर पा रही थी। और भी बीमार लोग आए थे वहाँ पे, लेकिन और किसी को नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग था। ये कमज़ोर थी, ये थोड़ी सी कमज़ोर थी और ऊपर से बीमार थी, तो वो इजी रहता थोड़ा पोजेस करना। अच्छा एक चीज़ और है, मैं बीच में मिस कर गया, आपको मैं बता रहा था कि जो मेरे साथ सीन हुआ था ना, वो रात को जो मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे, तो उसके बाद मतलब भाई मैं ऐसे ना किसी भी आग वाली जगह पे नहीं गया एक दिन पहले से ही, ना मैंने ऐसे कोई आग से रिलेटेड कोई काम किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब मैं सुबह उठता हूँ, वो रात को जो मेरे साथ सीन हुआ था ना, उसके बाद मेरे हाथ में ना ये देखो, ये अगले दिन मैंने देखा, ये मेरे हाथ में जले का निशान, ये तो एकदम क्लियर है। ये अभी वो हो गया, ये मतलब हल्का सा साफ हो गया, लेकिन ये प्रॉपर जले का निशान था, इतना ही है। ये उसी रात को आया? ये उसी रात को आया। मैं इसकी एक ना मैंने उसी मतलब अगले दिन मैंने फोटो खींची थी। आप ये इसी प्रूफ की बात कर रहे थे क्या? हाँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ना, मैंने फोटो खींच के भेज भी, एक सेकेंड। ये देखो, ये अभी ये है फोटो 12/12/2024 को मैंने क्लिक करी थी। ये तब अभी दिसंबर की बात है। हाँ हाँ, और ये तब तक ये घाव ऐसा हो गया था, हल्के सी पपड़ी सी आ गई थी इसमें। क्या बात है, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। मैं भेज ही दूंगा आपको। भेज देना, मैंने भी कैमरा पर दिखा दिया है। जी। मैं कहा यार ये तो नेक्स्ट लेवल का सीन है। मैंने कहा यार अगले, और पता है ये भी मेरे को पता नहीं चला। मैं क्या होता है, नेक्स्ट डे ना जब जिम गया था ना, तो जिम में मैं देखता हूँ, मतलब वर्कआउट मारा, एकदम से मेरे ना हाथ में कोई चीज़ किसी का मतलब कुछ लगा था, मुझे ध्यान नहीं आया।
मैंने कहा ये क्या है ये कहाँ लग गया। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा यार कोई ऐसा आग वाला काम तो मैंने किया नहीं कि भाई कुछ आग में बैठा हूँ या फिर कुछ भी लग गया हो ऐसे आग से रिलेटेड, ऐसा तो है ही नहीं। ना मैंने माचिस तक नहीं जलाई कल। मैंने कहा ये लगा कहाँ से। फिर मैंने कहा यार फिर रात वाला सीन वाला तगड़ा ही था, फिर वो जो भी चीज़ थी भाई। अब आपने प्रूफ दिखा दिया, तब मैं क्या बोलूँ। अच्छा, इसके अलावा और कहीं कोई निशान इससे पहले कभी आया हो या उसके बाद ऐसा कुछ? इससे पहले तो ऐसे कुछ वो नहीं आया, लेकिन ना अब मुझे डाउट है उस चीज़ का कि वो पता नहीं, मेरे को कई बार क्या होता है, मैं घर पे बैठा हुआ था तो नहाने के लिए जा रहा था, मैं अपने जिम से आके ना नहाने के लिए जा रहा था। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे ना बहुत ज़्यादा इतना मोटा नील पड़ा हुआ है, नीला पड़ा हुआ है। हाँ, वो पहले तो हल्का फुल्का नीला था, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नीला, फिर वो एकदम ब्लैक हो गया, वो इतना ज़्यादा नील पड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। मुझे कई बारी मेरे को पता नहीं कि वो किस वजह से हुआ है, मैं उसको नेगेटिव उसमें नहीं लेता। उसमें पेन नहीं होता था, कुछ भी बिल्कुल पेन नहीं होता था, लेकिन वो नील पड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि वो कई बारी डंबल उठा के हम ऐसे रखते हैं ना, तो उस वजह से भी हो जाता है। तो लेकिन मैं उस चीज़ को वो नहीं कहता। नीला जैसा आप बता रहे हो यूजुअली तब होता है जब वहाँ पर लगे कुछ, हो सकता है क्योंकि मैं कई बार डंबल उठा के ऐसे रखता हूँ, तो कई भारी भारी भी होते हैं, 40-40 किलो के भी डंबल होते हैं। अरे होते हैं भाई। तो वही हो जाता होगा। चलिए भाई, तो उस चीज़ को तो मैं वैसे उस वे में नहीं लेता कि भाई कि कोई नेगेटिव। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर जो आप ये तो भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं लगने वाला है भाई। कुछ चलो कैसे ही लगेगा ये चीज़ सोचो कुछ। और अगर कुछ गर्म लग रहा है जिससे निशान आ जाए तो भाई पता तो लगेगा बिल्कुल, और काफ़ी दिन तक परेशान रहेंगे। ऐसा है भाई। बाकी भाई ऑफ कैमरा ना एक और इंसिडेंट था जो आप शेयर करना चाहते थे, जो आपने बताया थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ब्लैक मैजिक वाला कुछ था, वशीकरण वाला था। हाँ, तो भाई ये बात है अपना लाजपत नगर की। लाजपत नगर का काफ़ी फेमस किस्सा। मैं पहले यहीं पे ईस्ट ऑफ कैलाश ही रहता था मैं भी, तो मेरे को किसी ने बताई थी। तो सीन क्या होता है, एक ना वहीं का एक लड़का होता है लाजपत नगर का ही, प्रॉपर ब्लॉक वो नहीं करते हम, डिस्कस नहीं करेंगे कौन से ब्लॉक में था। जो देखेगा शायद अगर आसपास का होगा समझ ही जाएगा। लाजपत नगर का था काफ़ी। हाँ काफ़ी है। तो भाई बहुत अच्छा लड़का, कॉलोनी का बहुत अच्छा लड़का, मतलब ऐसा लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता था, MNC में जॉब करता था गुड़गांव ही। और ऐसा लड़का कि हर कोई उसकी इज्जत करता, ना उसके अंदर किसी तरह के कोई ऐप, ना वो सिगरेट पीता, ना कोई शराब पानी, कोई गलत ऐप थे ही नहीं उसमें। जो भी बड़े बुजुर्ग कोई भी आसपास दिखता था, नमस्ते आंटी, राम राम, ये सब करता हुआ अपना डेली जाता था। मतलब बहुत एक तरीके से कहते हैं ना, जिसकी मिसाल हर कोई देता है कि देख उसके बेटे को देख, शर्मा जी के बेटे को देख, वर्मा जी के बेटे, वो उस टाइप का लड़का था कि हर कोई आस पड़ोस वाला उसके बेटे की मिसाल देता था, मतलब उस लड़के की मिसाल देता था कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, बनना है तो इसके जैसा बनो। अब भाई चलो उसकी ना शादी तय होती है एक लड़की से। अब भाई शादी लड़का गया देखने के लिए, मिला, सब कुछ घर वालों ने ओके कर दिया, लड़की के घर वालों ने, लड़की ने भी ओके कर दिया। वहाँ पे बैठ बहुत एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा। लड़की वालों ने सबने ओके कर दिया। शादी का दिन आया, लड़का घोड़े पे बैठता है, सॉरी घोड़ी पे कोई नहीं समझ गया। हमारी हुई नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है किस पे बैठना है। मुझे तो अभी पता लगा। अरे मजा कि घोड़ा नहीं होता, घोड़ी होती है। ठीक है भाई जी। तो क्या सीन होता है, वो जैसी घोड़ी पे बैठता है उसके पास फ़ोन आता है एक बंदे का। वो उसको फ़ोन पे कहता है, सुन मेरी बात, ऐसा है वो लड़की को छोड़ दे, वो मेरा प्यार है, अगर तूने नहीं छोड़ा इसके भुगतान तू ही, मतलब इसका भुगतान तू ही करेगा, इसकी गलती, मतलब उसके बाद जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं है। कहता है छोड़ना मरने दे, क्योंकि क्या होता है ना, उस बंदे के दिमाग, वो थोड़ा पढ़ा लिखा मैच्योर बंदा था, तो उसको पता था कि आजकल की जो लड़कियां होती हैं इनके पास्ट, क्योंकि हर किसी का अपना पास्ट होता है, तो उसको पता है कि लड़कियों को कई लड़के छेड़ते हैं, कई लड़के उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई होगा कोई उसका आशिक वाशिक टाइप का होगा,
ऐसे ही परेशान करने के, क्योंकि भाई वो लड़की उससे डेली नॉर्मल फ़ोन पे नॉर्मल बातें करती है, अच्छी खासी प्यारी प्यारी बातें करती है, 1-1 1.5 घंटे। अच्छा जी, तो उसने ऐसे इग्नोर कर दिया, उसने कहा होगा साला कोई, छोड़ना। भाई शादी हो गई, लड़की को लेके आ गया घर पे। लड़की को लेके आया तो वो मतलब लड़की उसको अपने ना पास नहीं आने दे रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मतलब उसने कहा यार ऐसा भी क्या सीन है, मतलब बिल्कुल ही पास नहीं आने दे रही है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बातचीत सब कुछ बढ़िया कर रही है, लेकिन करीब नहीं आने दे रही है मेरे को बिल्कुल भी। अब भाई उसने कहा जब होगा कोई बात, चल अभी अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, एक शादी को 2-3 दिन ही हुए। अब वो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह उठ के अपनी गैलरी की तरफ जाता है, वो एक अननोन बंदे को देखता है अपनी कॉलोनी में, ऐसे जो उसके ऐसे कान पे फोन लगा रखा है, और ऐसे वो नहीं होते लौंडे लपाड़े जो ऐसे करते हुए समझ गया ऐसे, तो वो ऐसे ही एक लौंडे को देखता है, उसके घर के बाहर से घूम रहा है ऐसे, और सीधे ना बस उसी के घर की तरफ ही देखता हुआ, और उस बंदे को देखता हुआ ऐसे आगे फिर आते हुए फ़ोन पे बात करता हुआ निकल रहा है। और भाई देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक कॉलोनी के हो, आपको पता होगा कि इस कॉलोनी में ये कौन कौन बंदा रहता है, कौन कौन नहीं रहता है जी। अगर कोई एक अननोन बंदा यहाँ पे घूमेगा ना, आपको डाउट हो जाएगा कि यार ये है कौन। भले ही आप डाउट भी ना हो, लेकिन आपको एक मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये इसको देखा तो नहीं है पहले, ये कौन है। 1 दिन हो गया जी, दूसरा दिन हो गया, अब वो देखे कि भाई जब भी मैं क्या नाम है मतलब ये लड़का यहाँ पे फ़ोन पे बात करता हुआ घूमता है, और फिर उसकी बीवी भी क्या नाम है कहीं ना कहीं फ़ोन पे लगी रहती है। उसने कहा यार क्या सीन है ये, पता नहीं। अब और एक रात ना उसकी बीवी ने ऐसी कुछ मतलब 4-5 दिन ही हुए थे शादी के, उसको अपने रूम से बाहर भगा दिया कि भाई मेरे रूम मेरे साथ तो सोने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ ऐसे उसने सिनेरियो क्रिएट किया। भाई वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा यार ये क्या सीन है। उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर चले जाता हूँ। वो गया, उसकी बीवी उसके बाद तुरंत बाद ना वॉशरूम में चली गई। उसने क्या किया, एक फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे ऑन करके उसके तकिए के नीचे रख दिया। अच्छा, कि भाई क्या सीन है, मैं पूरा सीन सुनता हूँ। अब वो बंदी रात भर फ़ोन पे उस लड़के से बात कर, वो कह रहा देख मैं तेरे घर के नीचे अभी भी खड़ा हुआ हूँ। उसने अगले दिन सुनी है सारी रिकॉर्डिंग, वो उठ के आया, उसने रिकॉर्डिंग सुनी, देख मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, जल्दी आ जा अपना सामान लेके, नहीं काट दूंगा ऊपर आके। समझ में नहीं आ रही तेरे को, मतलब वो ऐसा हड़का के बोल रहा उसको जैसे जानवर को ट्रीट करते हैं ना, उस तरीके से। और वो बिल्कुल सहमी हुई सी, हाँ हाँ बाबू मैं आ रही हूँ, आपके पास आ जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मतलब इस तरीके से। अब भाई इस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग सुनी, इसका दिमाग खराब है, इसने कहा यार साला ये क्या सीन चल रहा है, हालांकि शादी मेरे से करी है, उसके साथ भगने की तैयारी में ये तो है ना। अब भाई इसने क्या करा, ये उसके गेट के बाहर खड़ा रहा, और बाहर देखा इसने फिर वो लड़का बाहर घूम रहा है ना। अब इसने क्या करा, उसके गेट के बाहर ही ऐसे खड़ा होके उसकी फ़ोन पे बात सुन रहा था। गेट खुला ही हुआ था, मीन्स वैसे जैसे अभी बंद है ये गेट, इस तरीके से, और ये बाहर से बातें सुन रहा है। वो अंदर फ़ोन पे बात करी, हाँ बाबू मैंने सब सामान रात को पैक कर लिया था, अब मैं तैयार हूँ बिल्कुल आने के लिए, बस जैसे ही मौका दिखेगा मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। उसने भाई वो अंदर घुसा, सीधे उसके हाथ से फ़ोन छीना। उसने कहा कौन है ये वही है ना वो जो उस दिन मेरे को घोड़ी पे जब मैं चढ़ा हुआ था तब इसने फ़ोन किया था। अब भाई वो बंदा उसने उससे फ़ोन लिया, उसने उसको बोला हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को, है ना, क्यों तू इसको परेशान कर रहा। वो कह रहा मैंने तेरे को बोला था ना कि क्या नाम है इससे शादी मत करनी तो तू पछताएगा, तो अब पछता, ये मेरी है, मैंने इसके साथ सब कुछ कर रखा है ये वो कहता है सारी बात ठीक है, लेकिन अब इसकी मेरी शादी हो चुकी है, जो तुम्हारा था पास्ट में जो भी था मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू भाड़ में जा, इसको फ़ोन कर, इसको आज के बाद से इसको फ़ोन मत करियो और ना इसके आसपास दिखियो। अब भाई उस बंदे ने क्या सीन करा कि भाई मतलब पहले तो उसने उसको जाने दिया, वो बंदे ने फ़ोन ऑन काट दिया। अब उसने अपनी पत्नी को बैठाया, वो पत्नी से बोलता है भाई क्या सीन चल रहा है तेरा ये,
कह रहे तूने आज शादी को हमारे 1 हफ्ता हो गया, तूने मुझे अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दिया। वैसे तुम मुझसे शादी से पहले इतनी प्यार भरी बातें कर रही थी, सब कुछ तू मेरे को वो कर रही थी, अच्छे से ट्रीट कर रही थी। अब क्या सीन है, तू ये भागने की तैयारी क्या कर रही है? उसने कहा नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो उसने कहा तुझे ये चीज़ शादी से पहले बोलनी चाहिए थी ना, अब क्यों तू अपनी ऐसी तैसी करा रही है? उसने कहा चल ठीक है, एक काम कर। बहुत बड़ी बात बोली भाई यहाँ पे एक लड़के ने। उसने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे और उसके बीच जो भी था, जैसा भी था, मैं एग्री करता हूँ, हर लड़की का एक अपना पास्ट होता है, तेरा भी रहा होगा, मुझे उससे 1% भी दिक्कत नहीं है। तेरा क्या था क्या नहीं था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये बात जो है इस कमरे के बाहर, गेट के बाहर भी नहीं जाएगी, यहीं पे मैं ख़त्म कर दूंगा इस बात को। लेकिन तू, अब हमारी शादी हो चुकी है, उसको एक्सेप्ट कर ले। वो भाई नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही, मतलब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। अब भाई फिर उसके बाद तो भाई फिर सीन होना ही था। फिर उसने उसके घर वालों को भी बुला लिया, सब बुला लिया। उसके फिर घर वाले बताते हैं कि भाई उसने, वो लड़का ऐसे ही है, उसने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है। तो भैया तो वो कहते हैं कि तो ये चीज़ तुमने पहले बतानी चाहिए थी ना शादी से। अब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब तुम ये सारी चीज़ें बता रहे हो। वो कह रहे हैं हमने बहुत मतलब पंडितों से बात करी है, इसके हाथों में भी ताबीज वाबीज बंधवाए थे। वो लड़का फिर बार बार इसके हाथों से खुलवा देता। कहता है इसको मारता अलग है, कहता है इसको मारता भी है, सब कुछ करता है इसके साथ, उल्टे सीधे कर्म करता है। कहती है फिर ये उसके पास चले। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर ऐसा भी सीन था तो तुमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई शादी से? पहले बतानी चाहिए थी, पहले बतानी। और लड़की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की, वो मानने को तैयार नहीं, यानी नहीं मैं उसी के साथ रहूँगी। मतलब भाई ऐसे ऐसे लेवल पे लोग वशीकरण करते हैं। उसके बाद भाई वो लड़का, उसने भाई इतना बड़ा दिल करके उसने कहा एक काम कर तू जा। उसने भेज दिया उसको उसी लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ। भाई वो आज की डेट में ना, मतलब वो लड़का ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई नशा नहीं होगा उसके बाद जो उसने ना किया हो। समझ गया भाई, मतलब किस टाइप का लड़का होगा, किस तरीके का। भाई वो इस लेवल पे डिप्रेशन, क्या 1 महीने तक वो बंदा कमरे से बाहर नहीं निकला। ले दारू, इतनी दारू पी भाई उस बंदे ने, बहुत नेक्स्ट लेवल पे दारू पी। मतलब एक छोटी सी चीज़ होती है, लोग, मतलब मेरे को सबसे बड़ा वो लगता है भाई, उस बंदे ने इतना बड़ा दिल करके, भाई कितनी बड़ी बात है ये, खुद सोच के देखो भाई, आसान थोड़ी है मतलब भाई। अब तुम एक बात बताओ, कोई भी एक लड़की है, मान लो तुम्हारी कोई पार्टनर है, तुम उससे सारी चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हो, तुमने उसको हर लेवल पे एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए कि चल तेरा कोई भी पास्ट था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये जो बंदा आ रखा है, तुम्हें पता चल गया सामने, तुम वो लड़का उसके साथ, वो लड़की उसके साथ भागने को तैयार है, वो लड़का नीचे खड़ा है, और फिर भी तुम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि भाई चल कोई बात नहीं, मैं तेरी सारी गलती माफ़ करता हूँ, और ये बात इस गेट से बाहर नहीं जाएगी। उसके बावजूद वो लड़की इतनी बावड़ी हो रखी थी कि नहीं, मेरे को तो उसी के साथ जाना है। अभी क्या स्टेटस है? अभी तो भाई अब उसका वही है, बंदा बिल्कुल ही पागल हो रखा है। अच्छा, बिल्कुल पागल हो रखा है, मतलब पागल मीन्स। और वो जो लड़की जो गई थी जिसके साथ, उसका तो भाई कुछ पता ही नहीं है, कोई उसके माँ बाप को भी नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता उसके, उस लड़की का सीन, ये सीन है। सो सैड भाई, मतलब क्या बोलूँ कि कैसे कैसे लोग हैं बाहर, वशीकरण करवाते हैं, ये करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यार, वो जो लड़का जो आप बता, जो पागल हो गया है या फिर क्या, उसने मतलब अपनी जो वाइफ थी, वाइफ ही कहूँगा मैं तो, उनकी खुशी देखी, या फिर कि जो उनको सही लगा भाई, लेकिन सामने वाले ने नहीं देखी ना। उन्होंने तो नहीं देखी ऑब्वियसली भाई, सामने वाले ने नहीं देखी जी। दिक्कत ये है ना, ये ज़माना बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है आज के टाइम पे भाई, बहुत ज़्यादा। एक और किस्सा था ऐसे ब्लैक मैजिक के ही, जो हमारे एक पॉडकास्ट आया था, वो भी मतलब वो थोड़ा सा बहुत लंबा, लगभग 1 घंटा है, उसके 2 एपिसोड निकालने पड़े, इतना लंबा, इतना रियल किस्सा था भाई। तो मतलब ऐसे किस्से आते रहते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स, तो भाई पता लगता है कि भाई लोग किस लेवल तक पागल हैं बिल्कुल चीज़ों को लेके। और लास्ट में ना, जो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना भाई, इनको करना कुछ नहीं होता है ना भाई, उनको उस लड़की की 1% इज्जत नहीं होगी, उस लड़के को कुछ नहीं होगा, उसको अभी भी किसको क्या पता भाई कैसे रहे, क्या पता, अरे वो कुछ है भी या नहीं, हाँ ये है भी या नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। भाई वो अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है वही भाई चीज़ है एक बात बताओ ना, सबसे बड़ी बात ये है, कोई बंदा अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है वो कोई अच्छे पर्पज से तो कर ही नहीं रहा होगा। अगर अच्छे पर्पज से उसको किसी चीज़ को पाना है तो वो भगवान से मिन्नत कर सकता है, मिन्नत कर सकता है सॉरी, कि हे भगवान मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तू मुझे उससे मिलवा दे। अगर तेरे अंदर शक्ति है तो तू मुझे उससे मिलवा दे, अगर भगवान के अंदर शक्ति होगी तो वो तुम्हें मिलवाएंगे। भाई मैं तुम्हें ना इसी चीज़ से एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक बहुत छोटा था, मतलब 14-15 साल का था मैं, 15-16 साल के आसपास का। तो मैं एक लड़की को बहुत लाइक करता था। तो वो हमारे एरिया में ही रहती थी जहाँ मैं पहले रहता था। तो मैं ऐसे ही आ रहा था, ये गोविंदपुरी से होते हुए ना बस में आ रहा था मैं, गोविंदपुरी से आ रहा था। तो मेरे को रास्ते में कालका मंदिर दिखा। मैंने कालका मंदिर में ना ऐसे विश मांगे, मैंने कहा हे कालका माई, अगर वो मतलब वो नहीं होते बच्चे नहीं होते जो सोचते हैं उल्टा से, मतलब कि हे भगवान अगर तेरे को थोड़ी सी भी तेरे पास शक्ति है तो मुझे एक बार उससे वो उसकी शक्ल दिखवा दे मुझे। उसे भाई मेरी इतनी फटती थी बात करने में ना लड़कियों से कि मैं उसके पास डायरेक्ट जाके मैंने कभी बात ही नहीं करी। तो मैंने कहा एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखवा दे। अब भाई जब मैं पैदल पैदल जाने लग गया उसी के घर के रास्ते से, तो उसके घर के रास्ते में उसका भाई दिख गया। मैंने कहा भगवान इसका भाई थोड़ी दिखवाना था मैंने कहा इसका भाई नहीं दिखवाना था भगवान, लेकिन थोड़े आगे गया वो दिख गई। अब मैंने उसको एक नज़र देखा, फिर मैं मुंडी नीचे करके सीधा वैसे इतना ही देखना था ऐसा होता था। जी भाई देखो पावर तो है भगवान में, अगर हम सच्चे भाई ऑब्वियसली भाई। लेकिन तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मेरी सबसे पहली गर्लफ्रेंड भी वही बनी थी। अच्छा हाँ जी, तो भगवान ने सुन लिया, माँ नहीं वो कालका माँ ने सुन लिया। बिल्कुल बाय द वे मेरा जो घर है भगवान तो भाई हमेशा सुनते हैं मेरी जी बाय द वे जो मेरा घर है जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, जहाँ पे मतलब वो कालका जी में ही मैं रहता हूँ। अच्छा जी ये कालका जी गोविंदपुरी के पास जो है ओके ओके वहीं पर ही। तो खैर भाई मैं तो जाते रहता हूँ वहाँ पे उस मंदिर बढ़िया में ही। है। बाकी भाई काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आपने शेयर किए भाई और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे सारे ही। इसी बीच में एक थोड़ी सी अलग चीज़ है जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में। आप ना लिखते भी काफ़ी अच्छा हो जी, और आपने अपने कुछ कॉमिक्स या कुछ एपिसोड्स आपने खुद से लिखे हैं, एक सीरीज़ आप बनाने की सोच रहे हो, तो वो सब आपने मुझे सुनाया, मुझे भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा कुछ पार्ट हम यहाँ पर अगर शेयर कर पाएँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेंगे कोई दिक्कत नहीं। ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अभी पार्ट आने वाला है ये एक फिक्शन स्टोरी है जो भाई ने लिखी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। हिमांशु भाई प्लीज़ बिगिन। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि ये एक फिक्शन स्टोरी है और इसके अंदर मोस्टली जितने भी कैरेक्टर हैं वो मेरी इमेजिनेशन कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो वो खैर वैसे तो ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है तो इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं, बस इसका जो एक हॉरर पार्ट है वो मैं आपको सुना देता हूँ कहानी उसकी। तो होता क्या है इस स्टोरी में, दो बंदे हैं वो फुल नशे की हालत में हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक गंधार नाम की जगह है, गंधार नाम की जगह मतलब एक गांव है गंधार नाम का। तो वहाँ पे दो लड़के, दो मतलब आदमी टाइप के, वो अपना शराब वराब पी के घर को जा रहे हैं अपना, फुल एकदम नशे में है। तो उनमें से एक बंदा व्यक्ति बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, हमारा गांव का रास्ता अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर का है, तो अब पैदल पैदल जाके हालत ख़राब हो जाएगी, एक काम करते हैं शॉर्टकट से चलते हैं, वो कुकू नगरी वाले रास्ते से चलते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट है, हमारे को काफ़ी आसानी होगी, 1-2 किलोमीटर पहले मतलब 1-8 घंटे पहले पहुँच जाएंगे हम लोग। वो कहता है कि अच्छा। दूसरा वाला बंदा बोलता तू पागल है क्या, तेरे को इतना भी नहीं पता कि रात होने के बाद उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। तो वो कहता है कि क्यों, ऐसी क्या बात है, तुम्हें मतलब तुम लोग तो ये फालतू की कहानियां बनाते रहते हो, कोई इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है, दुनिया भर के लोग आते जाते हैं वहाँ से, किसी को कुछ नहीं होता। चल एक काम करते, चलते हैं और देखते हैं, लोगों का वहम भी आज दूर कर देंगे। तो वो बहुत समझाने के बाद उसको कन्विंस एट द एंड कन्विंस कर ही लेता है। वो कहता है चल भाई ठीक है। अब भाई दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी ना जैसे वो उस महल के बाहर पहुंचते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति उनको उस महल के अंदर खींच के ले जाती है और अगले दिन लोगों को उनकी लाशें मिलती हैं महल के बाहर। अब ये बात जो है पूरे मीडिया में फैल जाती है, मतलब पूरे गांव में फैल जाती है कि
फिर से क्या नाम है मतलब 2 लोगों की लाशें मिली हैं। और इतनी ज़्यादा ये बात बढ़ जाती है कि उस एरिया का जो मीडिया होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। मीडिया आता है, वो सारी न्यूज़ को वो करता है, कवर करता है। तो ऐसी उस न्यूज़ को ना एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी देख रहा होता है। तो वो अपनी एक 8 लोगों की टीम को इकट्ठा करता है कि यार इस बार ना इसका राज खोलेंगे। कि मीडिया में चल रहा था कि भाई ये इस बार फिर से कुकू नगरी के पास 2 लोगों की लाशें मिली हैं, और ऐसी ही हर बारी कभी किसी की लाश मिलती है, कभी किसी की लाश मिलती है। तो वो कहता है कि यार यहाँ पे ना पक्का कोई सीरियल किलर है, ये भूत वूत तो कुछ होते नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मानते ही नहीं है। भूतों के बहाने यहाँ पे कत्ल चल रहे हैं। हाँ, कत्ल चल रहे हैं कि इसके पीछे कुछ स्कैम होगा। तो वो इस तरीके के लोग होते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। इस बात की ना सच्चाई को जड़ से निकाल के लेके आएंगे कि भूत है या फिर एक्चुअल में पैरानॉर्मल है या फिर कोई वैसे है कि लोग गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है। तो वो अपनी 8 लोगों की टीम को इकट्ठा करते हैं, अपनी वैन में सारा अपने इक्विपमेंट्स, अपने जो भी ज़रूरत के सामान थे सारा लेके उस गाँव के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही रास्ते में जा रहे होते हैं उनको बहुत सारे कौवे मरे हुए मिलते हैं रास्ते में। अब उनमें से एक लड़का होता है, वो थोड़ा ना डरपोक टाइप का होता है। तो वो बोलता है कि भाई ये देखो, मतलब वो अपने सीनियर्स को बोलता है कि यार बाहर देखो, ये इतने सारे कौवे मरे पड़े, हमें पहले इंडिकेशन मिल रही है कि भाई नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है तू बाहर मौसम देख रहा है, बाहर मौसम देख कितना ख़राब हो रहा है, कोई भी पक्षी मर सकता है, उसमें कौवे मर गए क्या बड़ी बात है। और तू ऐसे फालतू के अगर चीज़ें तेरे को बोलनी है तो एक काम कर, वापस चले जा, तू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकता। तो वो उसको लेके वो फिर उसको समझाता है, मतलब अपने तरीके से, फिर वो कन्विंस हो जाता है। अब भाई ये लोग पहुंच जाते हैं, गंधार गांव में पहुंच जाते हैं। गंधार गांव में पहुंचते ही वो लोग गांव वालों के गेटों को खटखटाते हैं कि भाई हमें कुकू नगरी का रास्ता बता दो। भाई जैसे ही गाँव वाले कुकू नगरी का नाम सुनते हैं उसके उनके मुँह से, उनको बोलते हैं भैया भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं है ऐसी जगह, भाग जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं पता। कोई उनके मुंह पे गेट ही मार दे रहा है, यहाँ पे हमसे मत, मतलब कोई बताने को ही तैयार नहीं था। पूरे गांव में एक ऐसा शख्स नहीं था जो उनको वहाँ का रास्ता बता दे। और वो बेचारे बड़े परेशान। तो ऐसे ही घूमते घामते एक ठेके के पास पहुँचते, देसी शराब का ठेका होता है। वहाँ पे कई सारे शराबी अपना दारू पी के वहीं पे लुढ़के पुढ़के होते हैं और अपना एंजॉय मार रहे होते हैं। उसी में से वो एक शराबी को पैसों का लालच देते हैं, एक काम कर, तू हमें कुकू नगरी तक ले चल, हम तुझे इतने पैसे देंगे। वो कहता है भाई साहब आप गांव में नए हो, मतलब हम तो पुराने हैं। कह रहा है चाहे मैं मर भी रहूँगा तब भी मैं नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं आपको उस रास्ते तक छोड़ दूंगा, वहाँ से आपको पैदल खुद ही जाना पड़ेगा आगे, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। क्योंकि रात होने के बाद उस रास्ते में बिल्कुल जाना आना सब मना है, और जो भी आज तक गया है वो कभी ज़िंदा वापस आया ही नहीं है। वो उसको पहले ही अवेयर कर देता है। वो कहता, वो फिर भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहाँ मानती है सारी चीज़ें। वो कहता है छोड़ना, तू एक काम कर, हमें लेके चल, तू हमें रास्ते में ही, मतलब रास्ता बता दियो हमें कहाँ से कैसे कैसे जाना। वो कहता है ठीक है। अब वो उनको उसकी वैन, मतलब वो प्रॉपर रास्ते के पास छोड़ देता है। अब वो उनसे बोलता है कि भाई साहब मेरे पैसे दे दो, इस रास्ते के आगे मैं नहीं जाऊँगा, और यहाँ से आगे आपकी वैन भी नहीं जाएगी, आपको यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो कहता है ठीक है। वो अपनी वैन को वहीं पे खड़ा करके सारी चीज़ें देख दाख के वो पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। जब वो जा रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, या फिर कोई उन पे नज़र रख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। ऐसे उनको कई बार ही फील होता है। उनके वो जो उनका सीनियर होता है, उसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं ना उन लोगों को, तो वो लोग बोलते हैं उसको कि भाई हमें मतलब ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। वो कह रहा है कोई जंगली जानवर होगा, इतना कोई डरने की बात नहीं, चलो तो। और उस टाइम पे उस जंगल में, मतलब वो जो टाइम था ना वो गर्मियों का समय था, और उन लोगों को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो इतनी भी गर्मियों में कोई इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन उस एरिया का जो माहौल था वो बिल्कुल ठंडा था, ऐसे कि कड़कड़ा देने वाली ठंड नहीं होती उस टाइप का। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, बहुत दूर सफ़र करने के बाद उनको वो महल दिख जाता है। अब उसके बाद जैसे ही वो बंदा जो उनका सीनियर होता है
वो अपने ईएमएफ मीटर को ऑन करता है तो उसके मीटर में बहुत तेज़ रीडिंग आने लगती है। इतनी ज़्यादा रीडिंग आने लगती है कि मेल फंक्शन के कारण उसका वो जो ईएमएफ मीटर होता है वो टूट जाता है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है एक तरीके से। अब वो उसको बड़ा मतलब वो होता है वो कि यार ये क्या सीन हो गया। उसने कहा चल, फिर भी वो उस लेवल पे नहीं सोचता कि किसी नेगेटिव एंटिटी की वजह से हुआ होगा। उसने कहा चल कोई टेक्निकल इशू होगा, डिवाइस है, हाँ डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हो सकता है कि कोई दिक्कत आ गई हो। तो उसने कहा ठीक है। अब वो अपने बाकी साथियों को बोलता है एक काम करो, इस महल के चारों तरफ कैमरे वैमरे अपने जो भी इक्विपमेंट्स है वो लगाओ, कैमरे लगाओ, हम सारी चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, है ना, कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम पूरी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। उसकी बाकी टीम काम में लग जाती है, सारी टीम अपने तरीके से सारी चीज़ जो भी कैमरे होते हैं वो लगा देती है। उसके अलावा वहाँ पे सारी मतलब जो जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो इन सब में उनको 1 घंटा लग जाता है। अब इस बीच में क्या होता है, वो लोग अपनी पानी की जो कैन होती है, वाटर कैन होती है, वो उसको वैन में ही भूल जाते हैं। अब उनको लगने लग जाती है प्यास कि भैया एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से क्या नाम है पानी की कैन भी भूल गए। तो एक लड़का लड़की वो करते हैं कि भाई हम दोनों जाके ले आते हैं। वो कहते हैं जाओ। अब भाई साहब वो लड़का लड़की जा रहे होते हैं, उनको चलते चलते आधा घंटा हो गया, रास्ते में चलते चलते आधा घंटा हो गया, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो अच्छा कि हमारी वैन खड़ी कहाँ थी। अब वो हो सकता है उनका दिमाग ट्रिक हो रहा हो। फिर जैसे तैसे वो आधे घंटे बाद वैन तक पहुँचते हैं। अब वहाँ से वो वाटर कैन लेते हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ईएमएफ मीटर ले लेते हैं क्योंकि वो पहले वाला टूट गया था। और वो जैसे ही जा रहे होते हैं, अब फिर वापस जाते टाइम फिर वो रास्ता भूल जाते हैं। अब वो चलते चलते उनको 1 घंटा हो गया, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है वहाँ का, महल का। अब वो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि अभी हम इसी रास्ते से गए थे, वापस घूम के यहीं पे आ गए। मतलब कई सारे रास्तों में जितने भी जिस भी रास्ते में जा रहे फिर घूम के एक ही रास्ते पे आ जा रहे हैं। अब इतने में क्या होता है, वो जो लड़का होता है उसके ऊपर ना कोई अदृश्य शक्ति हमला करती है और वो लड़का 2 हिस्सों में कट जाता है उस जगह पे। वो ये सीन देख के वो जो लड़की होती है वो इतने ज़ोर से चिल्लाती है कि उसके जो साथी बैठे होते हैं ना वहाँ पे महल में, उनको उसकी चीख वहाँ तक सुनाई देती है। फिर वो लड़की भागते भागते जैसे भी अपने आप को भागते हुए महल के पास तक पहुँचने वाली होती है। वो सारे लोग देखते हैं, मतलब सारे लोग एकदम से उसकी तरफ देखते हैं कि भाई वो आ रही है भागते हुए, वो चिल्लाते हुए आ रही है। अब एकदम से वो क्या देखते हैं, एकदम से उसका जो गला है बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया। अब ये चीज़ देख के वो सारे के सारे डर जाते हैं कि उनको ऐसा, फिर भी उसके सीनियर को ऐसा लगता है कि कोई जानवर वानवर होगा, ठीक है, उसने ये नहीं सोचा, उसके दिमाग में फिर भी नेगेटिव नहीं आया। अब वो सारे भाग के ना वो महल के अंदर चलते, वो कहता है चलो सारे महल के अंदर चलो, है ना, यहाँ पे कोई जानवर है ये वो। अब वो जैसे ही महल के अंदर जाते हैं वहाँ पे पूरा अंधेरा महल के अंदर। अब प्यास लग रही होती है उनको, पानी पिया नहीं था, प्यास लग रही थी। अब वो देखते हैं कि एक तालाब टाइप का, छोटा सा तालाब टाइप कह लो, मतलब बाथ टब जैसा होता है ना, उतना बड़ा सा तालाब सा कुछ था उस घर के अंदर। अंधेरे में सही तरीके से दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना पता चल रहा था कि कोई पानी जैसे लिक्विड चीज़ है उसके अंदर। तो उनमें से एक बंदे को लगता है कि शायद इसमें पानी है पीने का। तो वो प्यास से तो बहुत तड़प रहे होते हैं सारे के सारे। तो वो कहता है कि यार मैं वहाँ पे ना शायद पानी है, मैं देख के आता हूँ। अब वो जैसे ही वहाँ पे तालाब के पास पहुँचता है, वो देखता है ये तालाब पानी का तालाब नहीं है, ये खून का तालाब है। पूरा जो भी कंटेनर था खून से भरा, वो पूरा जो भी था वो टब टाइप वो पूरा खून से भरा हुआ था। उसकी एकदम से चीख निकल जाती है कि ये क्या है। अब वो क्या करते हैं, वो जैसे ही वहाँ से भागने के लिए सोचता है ना, एक हाथ उसको अंदर से मतलब निकलता है और वो उसको अंदर खींच लेता है, उस मतलब टब के अंदर खींच लेता है और उसको बेहोश कर मतलब ख़त्म हो जाता है, वो बंदे को भी मार देता है। और वो बाकी लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, उन बाकी के जो 5 लोग बचे होते हैं उन लोगों पे कोई अदृश्य शक्ति हमला करती है और सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं तो उनमें से एक लड़की की आंख खुलती है, वो देखती है सामने एक मतलब कोई बहुत डरावनी सी एक एंटिटी खड़ी हुई है। और उसने एक जो बंदा था उनमें से एक लड़का था, उसके शरीर के अंदर 2 सुए घुसेड़ रखे हैं और उसका खून चाट रही है।
तो वो जैसे वो लड़की की हल्की फुल्का होश आता है उसको, वो उससे मिन्नत करती है कि हमें माफ़ कर दो, हमने गलती कर दी यहाँ आके, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहती है कि मेरा तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जिसने बिगाड़ा है उसने बहुत कुछ बिगाड़ा है, इसलिए मैं किसी को माफ़ नहीं करती। तो फिर वो वहाँ से अपनी कहानी बताना चालू करती है। पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले गांधार नाम की जो जगह थी, यहाँ पे राज करता था एक राजा जिसका नाम था जोंधार कोठारी। तो वो जो राजा था वो बहुत ही अय्यास टाइप का राजा था, ठीक है, कि किसी की कोई इज्जत नहीं करना, ऊंच नीच वाला बहुत उसके अंदर वो था कि ये नीच जाती है ऊंच जाती है, वो बहुत वो करता था। तो ऐसी उसके गांव, लेकिन ना उसकी खासियत ये थी कि उसके राज्य में ना जितने भी लोग थे व्यापार में बहुत पैसा कमाते थे। इनफैक्ट ऐसा सीन था कि बाहर बाहर से दूसरे दूसरे शहरों से लोग आके उनके शहर में गांधार में व्यापार करते थे और बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, क्योंकि उस गांधार राज्य की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से। तो लोग क्या करते हैं, मतलब एक परिवार आता है जिसमें एक किशोर नाम का बंदा होता है, एक लीला नाम की उसकी बीवी होती है, एक उसकी कोकिला नाम की बेटी होती है, 16, 17, 18 साल के आसपास की। अब वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, काम करते करते 2 साल हो जाते हैं उनको, वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। मतलब अच्छा, बहुत अच्छा मीन्स जिस कंडीशन में वो आए थे उससे थोड़ा सा ऊपर आ गए थे वो। ये था कि भाई आज उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब क्या होता है, उसकी बेटी जो होती है ना, उसका नाम कोकिला होता है, लेकिन वो लोग उसको बचपन से ही प्यार से कुकू बुलाते थे, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग उसको ना, वो भी दुकान में अपने माँ बाप का साथ देती है, घर में खाना वाना बनाना सब चीज़ में उनका साथ देती है। अब क्या होता है, एक बार राजा ऐसे ही घूमने के लिए आया होता है अपने मतलब शहर को देखने के लिए, जैसे राजा घूमते थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते इसकी दुकान के पास आता है, किशोर की दुकान के पास। अब वहाँ पे दुकान के बाहर खड़ी होती है उसकी बेटी। राजा उसको देख के इतना मोहित हो जाता है, वो कहता है ये लड़की मुझे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वो अपने सिपाही को बोलता है इनको रात को बुलाओ खाने पे। वो कहता है ठीक। उसका सिपाही जाता है, उसके किशोर को बोलता है भाई ऐसा है, राजा ने तुम लोगों को बुलाया है, रात को खाने पे बुलाया। वो कहता हमें, वो उसको बड़ा मतलब शौक लगता है कि राजा हमको कैसे बुला रहा है, हम तो नीच जाति के हैं, वो भी खाने पर। और वो भी खाने पर। वो कहता है कि चलो ठीक है भैया, राजा क्या हुक्म है, जिसके राज्य में तुम पैसा कमा रहे हो तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, जब उसने बुलाया तो भाई दबदबा है उसका, है ना। वो भैया अपने उसके मतलब घर पे चले जाते हैं रात को, तीनों बाप बेटी और माँ बेटी और बाप तीनों घर चले जाते हैं उसके। अब क्या सीन होता है, राजा के सामने जाते हैं, ऐसे हाथ वाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि हाँ जी राजा साहब आपने बुलाया था। वो कहता है बैठो खाना खाओ। कहते हैं राजा साहब हम कैसे आपके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, हम तो दलित हैं, आप राजा हो, हम आपके साथ बैठ के कैसे खा सकते हैं। वो फिर उसको गुस्से में बोलता है मैंने कहा ना बैठो खाना खाओ। अब भाई वो डर के मारे बैठ जाते हैं तीनों लोग, खाना वाना खाने लग रहे हैं। इतने में राजा की नीयत फिर से उसकी बेटी को देख के खराब, मतलब वो तो पहले से ही खराब थी लेकिन और ज़्यादा उसके मन में ना वो बस चुकी थी, इतनी खूबसूरत थी वो उनसे बोलता है तुमने इतने समय रह के हमारे राज्य में इतना पैसा कमाया है, लेकिन तुमने आज तक राज्य को दिया क्या है। वो कहते हैं कि हम तो मालिक गरीब आदमी हैं, हम क्या ही दे सकते हैं राज्य को, राज्य के पास तो सब कुछ है, हम क्या ही दे सकते हैं राज्य को। वो ऐसा करता है, मतलब बोलता है कि हमसे जो बन पाएगा हम वो करेंगे, है ना। अब आप बताइए हम राज्य को क्या दें। कहता है राज्य को तुम्हारी बेटी चाहिए, मतलब राजा को तुम्हारी बेटी चाहिए, इनडायरेक्टली वैसे बोलता है वो कि राज्य को तुम्हारी बेटी। तो वो उसके जो माँ बाप होते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ये कोकू तो हमारी इकलौती बेटी है, इसके अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं, बड़े मुश्किल के बाद कई मिन्नतों के बाद तो हमने इसको पाया है। अब हम अगर ये नहीं रहेगी तो हम मतलब इसके बिना हम क्या ही करेंगे, हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं कमा रहे हैं दमा रहे हैं हम इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो राजा इशारा करता है अपने सिपाही को और
इससे पहले उसका जो बाप है कुछ और बोल पाता, उसके दोनों माँ बाप की गर्दन काट देते राजा के सिपाही। और वो लड़की उस टाइम इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, ना उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है, ना वो कुछ, मतलब उसको समझ में ही नहीं आता कि एकदम से हुआ क्या। वो कहते हैं ना सदमा लगता है, सदमा लग गया, हाँ वही ट्रॉमेटाइज हो गई बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद क्या सीन होता है, राजा फिर वो राजा के पास ही रह गई वो। राजा उसको अपने हिसाब से यूज़ करता, डेली उसको फिजिकल असॉल्ट करता, उसको मारता पीटता, घर के सारे काम करवाता उससे। और वो बेचारी चुपचाप कुछ बोले बिना सारे जुल्म सहती रही वो। कई दिन हो गए, फिर उसको एक ना किताब मिलती है, एक ब्लैक मैजिक वाली किताब मिलती है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ते हो तो आप एक नर्क का एक देवता होता है कुछ उस कहानी के अंदर, क्राचा नाम का, तो आप उसको खुश कर दोगे। जैसे ल्यूसीफर होता है ना, तो उस तरीके से ये क्राचा है, ठीक है। तो उसको आप अपनी नेगेटिव सोल बेच दोगे और उससे आप एक पॉजिटिव सोल ले लोगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी क्रिया करनी पड़ती है, उसको खुश करना पड़ता है, उस कुछ तरीके होते हैं, उस किताब में लिखे हुए थे वो तरीके। तो सारे क्रिया करती है, क्राचा को खुश कर लेती है, क्राचा उससे खुश हो जाता है, वो उसकी जो पॉजिटिव सोल होती है ना, वो उसको ले लेता है और उसको एक नेगेटिव सोल दे देता है, जिससे वो लड़की कभी मर ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ, उसके अंदर ऐसी मतलब एक ऐसी उसके अंदर चुड़ैल ये बोल दो या फिर एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी उसके अंदर डाल देता है कि जिससे उसको कोई मार ही नहीं सकता, ना वो कभी मर सकती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो जैसी उसके अंदर वो सारी नेगेटिव एनर्जी आती है, सबसे पहले जाके राजा के सारे सिपाहियों को मारती है, फिर उसके बाद सारे उसके जितने भी घर वाले थे, फैमिली में बीवी बच्चे सबको मार देती है, एक बंदे को नहीं छोड़ती। एंड में जाती है राजा के पास, राजा के पास जाती है, उसको इतनी बुरी तरीके, जैसे उसने उसके माँ बाप की गर्दन काटी थी वैसे ही वो उसकी नोच के उसकी गर्दन फाड़ देती है बुरी तरीके से। उसके बाद जब उसकी गर्दन ज़मीन पे पड़ी होती है ना, तब उसको याद आती है कि ऐसे ही इसने मेरे माँ बाप की गर्दन भी काटी थी। तब उसको रोना आता है बहुत ज़ोरों की, और वो इतनी ज़ोर की चीखती है कि उसकी जो आवाज़ है पूरे 2 किलोमीटर के एरिया तक उसकी आवाज़ जाती है, और जिस इंसान के कानों तक उसकी आवाज़ जाती है वो सब बहरे हो जाते हैं। इस लेवल पे उसकी चीख निकलती है, और मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी आवाज़ के अंदर कि वो 2 किलोमीटर के एरिया में सबको उसने बहरा कर दिया। अब उसके बाद लोगों को पता चला कि भैया राजा को मार दिया है ऐसे ऐसे, तो कुछ लोग गए गांव से मशाल वशाल लेके कि भैया इसने तो ऐसे कुछ राजा के घर में हमला हुआ है, राजा को मार दिया गया है, ऐसा कुछ पता चल, क्योंकि खबर फैल जाती है गांव तक। अब जैसे जितने लोग भी घर उस महल के अंदर गए, अगले दिन सबकी लाशें महल के बाहर मिली, चाहे वो 10 थे, 20 थे, 50 थे, 100 थे, सबकी लाशें महल के बाहर मिली। तब से ये बात वहाँ पे फैल गई कि कोई भी 2 किलोमीटर के एरिया में नहीं जाएगा। उस जगह का नाम ही कुकू नगरी रख दिया कि 2 किलो, हाँ कुकू नगरी नाम रख दिया, क्योंकि उसका नाम, वैसे पूरा नाम उसका था कुकुना चीकी डायन। कुकुना चीकी डायन का उसका ये सीन था कि वो जब उसके माँ बाप को मारा था वो चीखी ही नहीं थी, ठीक है, इसलिए लोग उसको बोलते हैं कि भैया तू चीखी मत, कुकू ना चीखी क्योंकि जो भी उसकी चीख सुनता है, जो भी उसकी चीख सुनता है वो बहरा हो जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो वो ये अपनी सारी कहानी उसको उन लोगों को सुनाती है, और उसके बाद एक एक करके सबको मार देती है, और अगले दिन उन 6-8 लोगों की लाशें भी महल के बाहर मिलती है। बाकी जैसे कि आपने बताया कि ये फिक्शन है और आप इस पर अभी काम कर रहे हो, तो चांसेस हैं बहुत सारे, अगर लोगों को ये पसंद आती है और आप भी एक प्रॉपरली टाइम निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो इसके प्रॉपरली एपिसोड्स आ सकते हैं, प्रॉपरली लोग इसको सुन सकते हैं पूरी कहानी क्या है। क्योंकि आपने जो मुझे बताई ना, इसमें बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे। ये आपने एक किस्सा बताया, एक एपिसोड भी नहीं होगा। हाँ, ये भी एक किस्सा है, ये भी बहुत छोटा सा किस्सा बताया मैंने आपको। इसमें भी क्या है ना, कई सारे ऐसे इसमें कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने अभी लिख तो मैंने रखा है, मैंने कुछ उसके एपिसोड्स भी डाल रखे, लेकिन मैं उनको ऐसे अभी वो नहीं करना चाहता, इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता ज़्यादा। समझ गया।
क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे कहानी लिख रखी है मैंने ये। वही चीज़ है। बाकी भाई आई होप कि हमें जल्द ही वो सब चीज़ें सुनने को मिले, देखने को मिले, हम देख पाएँ। और इसके अलावा आपने जो भी रियल इंसिडेंट, ये तो फिक्शनल हो गया, ये भी बहुत ही दमदार है, बहुत ही अच्छा है भाई। और बाकी इसके अलावा जो रियल इंसिडेंट्स आपने बताया वो भी ज़बरदस्त है भाई। मतलब सीरियसली अगर कोई इसको रात में सुन रहा होगा तो भाई नींद तो नहीं आने वाली। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाकी हिमांशु भाई आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा हमसे बात करके। बहुत बढ़िया लगा। जी मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत ही जल्द ऐसे ही मिलते रहेंगे, लोगों के लिए नए नए जो भी इंसिडेंट्स आते रहेंगे, नरेट करते रहेंगे। हिमांशु भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका मेरे को बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।